नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। जेसीईआरटी की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। तीर मारना मुहावरा का अर्थ है। तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? युद्ध कला में अच्छा होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना, ठीक है। तो तीर मारना, कहते हैं ना, अरे हम तीर मार दिए जी, तीर मार के आ गया, मतलब क्या करना, यानी उसको लगता था कि हम जो है यहाँ पर शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप किसी को देख रहे होंगे, आपको देखने से वो आदमी ऐसा लग रहा होगा कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपकी सोच में यह भरा हुआ था कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वह उसी काम को कर दिया जिसको आपने नहीं कहा था। तो इसी को तो कहते हैं तीर मारना, इसी को तो कहते हैं तीर मारना। आप अपने मुँह से कह रही हो तो तीर मार दिया यार, मतलब बहुत बड़ा काम कर गया, जो सोचा नहीं था वो बहुत बड़ा काम करना, यही राइट आंसर है, ठीक है, यही राइट आंसर है। ये आपका बिहार टेट का प्रश्न है। ये आपका किसका प्रश्न है? बिहार टेट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। खेद का विलोम शब्द है। खेद का विलोम शब्द है गुण, अप्रश्न, मरना या प्रसन्नता, ठीक है। विलोम शब्द क्या होगा? खेद। खेद मतलब क्या होता है? दुख। खेद का मतलब खेद व्यक्त करना। अगर कोई किसी को कुछ में एक बुरी घटना हो जाती है तो हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं? खेद प्रकट करते हैं। खेद मतलब यहाँ पर समझिए कि दुख प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। तो दुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नता होगा, खुशी होगा ना। तो प्रसन्न तो किस में दिया है? देखिए डी में दिया है। प्रसन्नता किस में दिया है? डी में। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक, कौन सी संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द को हम देखेंगे कौन सा हमको किया गया है। तो दूध देखिए रेखांकित किया गया है। दूध क्या रेखांकित किया गया है? दूध। दूध क्या चीज़ है? लिक्विड है। क्या चीज़ है? लिक्विड है। और क्या चीज़ है? द्रव है। तो द्रव है तो द्रव्यवाचक डालिए। द्रव है तो इसको द्रव्यवाचक डालिए, ठीक है। क्या डालिएगा? द्रव्यवाचक। क्लियर हो गया। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं। यह यूपी टेट का प्रश्न है। यह यूपी टेट का आपका प्रश्न है। क्लियर हो गए होंगे ना आप सभी। चलिए देखिए, आप सभी भी लाइव चैट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी इसी तरह से देखिए हिस्सा बनिए लाइव चैट का, और सभी कोई करते रहिए, ठीक है। और जितना सही होता है लास्ट में कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा। और देखिए आप लोग जो भी हैं, जाते जाते, जैसे ही जाते हैं आपको बता देते हैं, जाते जाते आप लोग जो है क्या कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्या होगा इससे? तो इससे अन्य शिक्षकों के पास यूट्यूब बहुत जल्द पहुंचाता है, इसलिए सभी का यहाँ पर
जुड़ाव हो सके। और देखिए आपको बहुत से चैनल आ गए हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। पहला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैक का पढ़िए किताब, जैक का किताब पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ पा रहे ना, जो अन्य जगह जा रहे हैं और क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा लोग दे रहा है, आपको बता देते हैं वही क्वेश्चन एक दिन आपके लिए अभिशाप बनेगा। कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बता देता हूँ, प्रश्न जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रश्न है इस वर्ल्ड में। आपको पढ़ना क्या है, आपको जाना कहाँ है, डिसाइड कीजिए। नहीं तो आप दिल्ली पहुँच रहे हैं और आपको जाना है यहाँ पर कहाँ, खुट्टी जाना है या देवघर जाना है या रामगढ़ जाना है या पलामू जाना है या हजारीबाग जाना है, आप डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए, अभी भी समय बहुत बचा हुआ है, कम नहीं है। तो जैक की किताब, जैक का नोट्स पढ़ने के लिए जुड़िए, जुड़िए, आज ही जुड़िए। आप लोगों के लिए ऑफ़र अब समाप्त होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ बहुत कम समय बच गया है, तो आप जल्द जुड़ जाइए। और यहाँ से JCERT जैक का किताब पूरा 6 to 10 या 6 to 11 तक को हम यहाँ पर कवर अप करवा दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिए, यहाँ पर नोट्स जो बना हुआ है, जिस शब्द से द्रव का पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, राइट आंसर सी हो गया, क्लियर। चलिए देखिए, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा कौन है। बुरी तरह हारना के लिए इसमें सही मुहावरा कौन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है इसमें से 4 गो मुहावरा में से किसका अर्थ होगा बुरी तरह से हारना, किसका अर्थ होगा, ठीक है। मुंह खून से भर जाना, मुंह ताकते रहना, मुंह की खाना या मुंह उतरना, क्या होगा, ठीक है। तो बुरी तरह से हारने के लिए एक मुहावरा होता है, मुंह की खाना। क्या होना, मुंह की खाना, यानी बुरी तरह हार जाना, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ है, तो ये प्रश्न CG टेट का प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टेट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये मुहावरा आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, मुहावरा भी पढ़ा दिया गया, पूरा जितने राज्यों में है सबका मुहावरा का वीडियो भी दे दिया गया, PDF भी दे दिया गया। अब हिंदी का यहाँ पर लाइव टेस्ट आपका चल रहा है, तो आप टेस्ट में सुबह जो है आप ज़रूर भाग लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तम का विलोम शब्द है, तम का विलोम शब्द है, ठीक है। तम का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए तम का विलोम शब्द क्या है, अंधकार, रात्रि, निशाचर या ज्योति। तम का विलोम शब्द क्या है आप क्लियर कीजिएगा। देखिए आपको बता देते हैं, तम, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। याद रखिएगा, कुछ कुछ का वर्ड का अर्थ जानिएगा तभी कर पाइएगा। तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है। अब इस अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का विलोम शब्द तो अंधकार होगा ही नहीं, ये क्लियर हो गया। रात्रि भी नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। निशाचर माने रात होता है, ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास डी, ज्योति। क्या बचा, ज्योति। तो ज्योति बचा। तो ज्योति का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, आपको पता है ना ज्योति का मतलब। तो ज्योति का मतलब भी होता है प्रकाश फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पर तम का मतलब अंधकार था, क्या था, अंधकार था। अब अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा ना, यानी तम का ज्योति होगा। क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है, प्रश्न कहाँ पूछा, उत्तराखंड टेट, उत्तराखंड टेट और हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न, हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। याद रखिएगा, देखिए कारक चैप्टर को हमने इस कदर पढ़ाया है कि आज के बाद लाइफ में कारक आज भुलाइएगा ही नहीं, कारक आप भुलाइएगा ही नहीं। और उसका एक और बेनिफिट होगा कि कारक से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हमने बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कारक में बहुत सा इम्पोर्टेंट है, और उसी को हम प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रहे हैं। तो हिंदी जो नहीं भी देख पाए हैं, अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से हिंदी और भी क्लियर अच्छे तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न यूटेट, याद रखिएगा, यूटेट, एच टेट, बी टेट, CG टेट, प्रश्न सेम, लेकिन यहाँ चेंज है। किसी में कहा लड़का पेड़ से गिरा, किसी ने कहा पत्ता पेड़ से गिरा, किसी ने कहा जो आपका बाइक से आदमी गिरा। तो ये चेंज होता है, लेकिन ये से वाला गिरा वाला जो है ना बहुत आता है, ठीक है। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इस प्रश्न को छप रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लड़का पेड़ से
गिरा। क्लियर हो गया। देखिए लड़का पेड़ से गिरा, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, क्लियर है। इस पे क्या था, बच्चा अभी ये यहाँ पर चढ़ा हुआ था, ठीक है। ये अचानक क्या हुआ, पेड़ से गिर गया। गिर गया मतलब समझो कि इस कदर ये यहाँ पर आ गया, ठीक हुआ। ये क्या हुआ, तो बच्चा जो है पेड़ से अलग हुआ, अलग हो गया। अभी पेड़ को पकड़ा हुआ था, अब ये पेड़ से अलग हो गया। क्लियर हो रहा है ना। गिर गया मतलब पेड़ से अलग हो गया। तो जिसमें, जिस वाक्य में, कारक के जिस वाक्य में से का अर्थ, से यहाँ कारक चिन्ह है, ठीक है, से कारक चिन्ह है, याद रखिएगा। तो जिसमें अलग होने का संकेत आएगा, जिसमें अलग होने का संकेत आएगा उससे, वहाँ पर से का अर्थ जो है आपको अपादान के सेंस में देना है। किसका देना है, अपादान कारक, ठीक है, याद रखिएगा। अपादान कारक कब, जब वह अलग होगा तब। देखिए एक और प्रश्न देते हैं, एक और प्रश्न देते हैं। पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, ठीक है। पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, इसमें क्या लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है। एक पत्ता यहाँ से गिर गया, एक पत्ता यहाँ से गिर गया, तो ये क्या हुआ है, पेड़ से यह पत्ता अलग हो गया, पेड़ से यह पत्ता अलग हो गया। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ से कोई अलग हो जाए, कोई चीज़ गिर जाए, उससे हट जाए, जैसा आपको महसूस हो, वहाँ पर जो से का अर्थ आया होगा वो अपादान कारक में आप लोग डालिएगा। राइट आंसर इसका अपादान जाएगा। किसी को भी शक हो तो कॉल कीजिए, और नहीं शक है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि उनका हिंदी में 15 में 15 और 30 में 20-25 सिर्फ ग्रामर को पकड़वा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अपादान कारक है। अगर यहीं पर से का मतलब किसी से साधन के लिए होता, कि साधन से काम कर रहे हैं, साधन के लिए से आता। जैसे पत्र पेन से लिख रहे हैं, पत्र पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी से आया। अब बोलिए क्या होगा, यहाँ से का मतलब टूटना था, अलग होना था, बिलगाव होना था किसी से, लेकिन यहाँ से पत्र पेन से लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर से जो है किसी साधन से काम हो रहा है। यानी पत्र लिखने के लिए साधन पेन है, तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जा रहा हो और वहाँ पर से आया हो तो उसको आप करण कारक में डालिएगा, करण कारक में डालिएगा। यही कन्फ्यूजन देखिए लाइफ टाइम होता है, ठीक है। लेकिन आपको हम यहाँ पर सब कन्फ्यूजन हटाते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, से वाला दोनों आता है, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, जो यहाँ से हमारे साथ जुड़ के परचेज कर रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। मतलब एक से दूसरा अलग होगा वो अपादान कारक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अगला, भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, कौन सी भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, कौन सी भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राइट आंसर तो इसका मातृभाषा होगा। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा जो है, सबसे पहले अपने घरों में जो भाषा सीखता है वह उसकी होती है मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वह सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है, ठीक है। देखिए प्रश्न यह मैंने बहुत बार आया हुआ है, यह प्रश्न आपको बता देते हैं। यू टेट में भी आया है, उड़ीसा टेट में भी आया है, बंगाल टेट में भी आया है, हरियाणा टेट में भी आया है। तो ये प्रश्न आया है बार बार, इसलिए हमने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में शामिल कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं। देखिए याद रखिए, आप जो अभी तक कोई वीडियो ऐसा हो जो आपको मेरा वीडियो नहीं मिला हो हिंदी का, तो हिंदी का पूरा वीडियो डिटेल्स किया हुआ है। लेकिन नहीं भी मिला है तो आप इस लाइव टेस्ट में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको हिंदी पूरा कवर अप हो जाएगा, पूरा कवर अप इसी लाइव टेस्ट से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आज से कैंपिंग अभियान चला करके आप यहाँ पर एक शिक्षक को अपने साथ अवश्य लाइए,
कि जिनसे उनका भी यहाँ पर लाइफ बन सके। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पता होगा आपको, उसको संधि कहते हैं। डी हो गया। जैसे दो वर्ण, एक है सम, एक सम है, और एक दूसरा वर्ण है सार। क्या है, सार। तो ये सम और सार मिलकर के एक वर्ड बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं संसार। क्या कहते हैं, संसार। क्या कहते हैं, संसार। तो ये दो वर्ण थे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। तोता डाली पर बैठा, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक चिन्ह कौन, इसमें कौन सा कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण, कर्ता कारक। देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप कारक का पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, कारक जो है पढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। तो कारक का चिन्ह तो आपको याद रखना होगा, कारक का चिन्ह याद रखिएगा तब तो बताइएगा ना। कर्ता का क्या होता है, ने। कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। करण का क्या होता है, से। अपदान से होता है। ठीक है। अब देखिए, तो ये याद यदि रहेगा तो आपका नाम ले लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है हिंदी का। अब इसको यहाँ पर हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, तो इसमें भी आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था, तोता डाली पर बैठा है, पर ये किस कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। तो देखिए कारक का चिन्ह तो आप सभी को याद रख लीजिएगा, सब पढ़ा दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आपका कारक से रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है, वह अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक का में और पर होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। लिपि से एक प्रश्न बहुत बार आपके हिंदी के एग्जाम में पूछे गए हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी या सभी। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि भी जो है देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 101 बारी प्रश्न पूछा है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बार आया है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक को स्वर संधि, दूसरे को व्यंजन संधि और तीसरे को विसर्ग संधि। ठीक है, यही होता है। क्लियर। देखिए इसमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो खोरठा के शिक्षक हैं। देखिए खोरठा जो है जस्ट हिंदी के जैसा ही है, कोई विशेष अर्थ दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा आप लिए हैं, जो क्षेत्रीय भाषा आप लिए हैं, ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन तो आपका ज़रूर है, व्याकरण सेक्शन तो आपका ज़रूर है, या नागपुरी के टीचर हैं, या कुड़ुक के टीचर हैं, या मुंडारी के टीचर हैं, या हो के टीचर, या अंगिका के हैं। ठीक है, तो आपका व्याकरण तो यही है ना। तो आपको व्याकरण तो हमने यहाँ पर 18 नंबर इसी सेक्शन के अंतर्गत पकड़वा दिया। सिर्फ आपको तो ज़रूरी है यहाँ पर भाषा समझने की। उसमें भी पूछेगा संधि कितने प्रकार के हैं, तो संधि ऐसा नहीं है कि खोरठा में 5 प्रकार के होगा, नागपुरी में 5 प्रकार के होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको देखिए यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी कंप्लीट होते चल रहा है, यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लें। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे वही आपको समझिए तैयारी करने की आवश्यकता है, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, या नहीं तो समय मिलने पर आपको हो सकता है, लेकिन अभी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके ही हम यहाँ पर आप सभी का एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी कम समय में बहुत बड़ा सब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो हमको करवाना है। ठीक है, जो हो गया है उसका मैं एक क्लास डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते चलूँगा। ठीक है, जो नहीं हुआ है उसको अभी पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक, और सिलेबस जैसी अपडेट होता है तो टेस्ट सीरीज भी चालू कर देना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी, अभी आप लोग किसी भी प्रकार का राशि हमको नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए से विभक्ति जो होता है
यहाँ पर ऑप्शन है अपादान, कर्ता कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। ठीक है, अब देखिए से जो विभक्ति होता है वो अपादान कारक का और करण कारक, अपादान कारक का भी विभक्ति में से है और करण कारक का भी विभक्ति में से है। तो ये से मतलब साधन के रूप में जब आएगा तो कौन कारक लीजिएगा, अपादान आइए लीजिएगा या करण लीजिएगा। क्लियर। देखिए अपादान में अभी हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ उससे अलग होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जब लगा हुआ है तो वह अलग हो जाएगा। जब जिसमें अलग हो जाएगा तो इसमें साधन तो कुछ नहीं हुआ, इसमें आप क्या साधन लिए, वो तो खुद ऑटोमेटिक हो चीज था, एक दूसरे से अलग हो गया। इसमें साधन कोई भी काम करने के लिए हम नहीं लिए, तो इसमें अपादान कारक तो ऑलरेडी नहीं होगा, अपादान कारक ऑलरेडी नहीं होगा, कर्ता कारक होता ही नहीं, संप्रदान तो होगा कौन, करण कारक। करण कारक में से विभक्ति जो आता है उस साधन के लिए आता है। कैसे, तो देखिए बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं पेड़ कुल्हाड़ी से, पेड़ कुल्हाड़ी से काटा गया, पेड़ काटा गया, पेड़ काटा गया ना किससे, कुल्हाड़ी से। तो पेड़ काटने के लिए साधन का कौन सा साधन लिया गया, कुल्हाड़ी लिया गया। तो इसमें कुल्हाड़ी साधन है, इसमें कुल्हाड़ी पेड़ काटने का एक साधन लाया गया है। ठीक है, देखिए हम जो है हम बाइक से परीक्षा देने गए, तो हम बाइक से, ये बाइक क्या है, साधन है, बाइक साधन है, किसका साधन, परीक्षा देने जाने का। ठीक है, तो जिसमें साधन के लिए से आया हो, जिसमें साधन के लिए से आया हो वहाँ पर आप सीधे करण कारक को क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है, क्लियर हो गया है डाउट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना जितना भी ग्रुप बनाए हैं सब में आज आपको बता देते हैं, एक कैंडिडेट को निकाल के आना है, आप लोग शपथ लीजिए। ठीक है, जितने लोग जुड़ रहे हैं एक भाई बहन को जोड़ना है। ठीक है, एक भाई बहन को जोड़ना है उसमें, और जितने लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग भी जोड़ेंगे आज उनके लिए ऑफर है, उनका जो है टेस्ट सीरीज में 100 रुपये की छूट दे जाएगी, 100 रुपये की आपको छूट दे दी जा रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा करण कारक में देखिए नोट्स वाले के लिए, करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक के लिए से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर से का प्रयोग साधन करण कारक के लिए और अलग होने के लिए करण कारक है। क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, ये प्रश्न क्लियर हो गया है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो भाषा है 22। अभी तक यही प्रश्न आ रहा है और यही आंसर चल रहा है। ठीक है, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, बताइए, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, क्लियर कीजिए। संधि भी पढ़ लीजिएगा, संधि भी क्लियर करवा दिया गया है आप सभी को, सबका नोट्स पीडीएफ जो जुड़ते हैं लोग उनको पर्सनली नंबर पर ये सारा वीडियो दे दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा, सब कुछ नोट्स और वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, और बाकी नए वीडियो जो है, जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका क्लास कहाँ चल रहा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको नंबर मिलता है, ग्रुप मिलता है, उसमें जा कर के आप डेली यहाँ पर पीडीएफ और डेली यहाँ पर लाइव टेस्ट और डेली यहाँ पर पूछने का भी सुविधा आपको दोनों देखने के बाद दिया गया है। ठीक है, तो अभी कभी अवश्य जुड़िएगा कम में। तो दिग्भ्रम को जब हम तोड़ते हैं तो आता है दिक और जोड़ होता है भ्रम। ये दोनों क्या है, तो दोनों का अंतिम, इसका भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन वर्ण जुड़ेंगे तो उसको व्यंजन संधि हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली अभी क्या थी बताइए भैया, बिल्ली अभी छत पर चिपकी हुई थी, बिल्ली अभी छत पर क्या हुई थी, चिपकी हुई थी। अब ये छत से कूद गई, ये छत से क्या हो गया, कूद गई बिल्ली। अब बताइए क्या हुआ, तो ये छत से अलग हो गई, ये छत से अलग हो गई कि नहीं हो गई। तो जिसमें किसी से कोई अलग होने के लिए से का प्रयोग कर रहा है तो किस में डालिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट, अपादान कारक, अपादान कारक। क्लियर, क्लियर है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए 101 बार, एक दो बार ये नहीं, प्रश्न अलग होने वाला अपादान वाला बार बार आ रहा है, एकदम याद करके ही जाइएगा। चलिए अगला देखिएगा, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं।
ठीक है, क्लियर है। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? ठीक है, 14 सितंबर 1942, 14 सितंबर 1943, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए तो होता है जगत जोड़नाथ, जगत जोड़नाथ। दोनों व्यंजन, जिसमें दोनों व्यंजन आ रहा हो वो व्यंजन संधि में चला जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो जगन्नाथ जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला देखिए, गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है में कौन कारक है? गीता हाथ से मारती है, यहाँ पर गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो देखिए कारक तो यहाँ पर चिन्ह से है, हाथ से मारती है गीता, तो मारने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग कर रही है? हाथ प्रयोग कर रही है। गीता मारने के लिए कौन सा साधन लगाई है? कोई छड़ी से मारता है, कोई बेल्ट से मारता है, तो हाथ से मारती है। ठीक है, तो ये हाथ जो है किसके रूप में आया है? साधन के रूप में आया है ना। तो साधन के रूप में आया तो क्या आपको बताए हैं हम? करण कारक। क्या बताए हैं? करण कारक। तो करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी साधन से जब कार्य किया जाता है तो करण कारक। कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, सभी। राइट आंसर इसका सभी होगा। अंग्रेजी की भाषा, जर्मन की भाषा, फ्रेंच की भाषा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदा, देखिए आ रहा है, और जोड़ एव, दोनों स्वर हो जाएंगे, दोनों स्वर हो जाएंगे। देखिएगा तो स्वर संधि क्या हो जाएगा? स्वर संधि। क्लियर है। अगला देखिए, ए रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, विभक्ति चिन्ह कारक का आज याद कर लीजिएगा सबको आप लोग। में, पर, कर्ता ने, ठीक है, करण से, तो ये क्या हुआ? संबोधन। ए, ओ, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, सब ये सब संबोधन। क्या है? संबोधन कर रहे हैं आप, किसी को संबोधन कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, संबोधन हो रहा है। ठीक है, तो ये संबोधन हो गया। बुलाने के लिए किसी को संबोधन का प्रयोग करते हैं, ए जी, ओ जी, ए जी, हे, अरे, ओ, ऐसा कहते हैं। ये सब संबोधन चिन्ह है। संबोधन कारक में डालिएगा, एकदम सीधा संबोधन में डाल दीजिए। चलिए अगला देखिएगा, बंगाली भाषा की लिपि है, बताइए। सब लिपि को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको एक वीडियो दिया है लिपि का, एक वीडियो लिपि का बना हुआ है। ठीक है, सब कोई हिंदी देख लीजिए, हिंदी आपको कंप्लीट हो गया। जिनका हिंदी कंप्लीट हुआ उनका क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, अंगिका, हो, मुंडारी, सब का व्याकरण कंप्लीट हो गया। व्याकरण सबका कंप्लीट हो गया। सिर्फ टेक्स्ट बुक का अगर देता है सिलेबस तो आपको टेक्स्ट बुक केवल पढ़ लेना है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न था। कुल्हाड़ी से पैर काटना, अपना नुकसान स्वयं करना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो अपना नुकसान स्वयं ही करना होगा। देखिए प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं। आपका भी चाहे आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न यहीं से छपेगा, बाहर से जाना नहीं है। आप लोग देखिए सिलेबस को देख के होपलेस नहीं होंगे, सिलेबस सब यही आने जा रहा है, सिर्फ आपका समय जा रहा है, फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है, सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, फिर आपके पास समय बचेगा नहीं। इसलिए जो चल रहा है उसको तैयारी करते चलिए। कम से कम जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें आप दंगल मारने का कोशिश कीजिए। जैसे कॉमन सब्जेक्ट में आपका हिंदी जो आना है, इंग्लिश जो आना है, सीडीपी जो आना है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं, इसको तो लेके ही चलिएगा। ठीक है, लिखित का विलोम शब्द क्या है? पुरोहित, अलिखित, मौखिक या पुरातन? तो लिखित का क्या होता है? मौखिक होता है। लिखित का
मौखिक होता है। ठीक है, प्रश्न कहाँ आया? सीजी टेट में आया। कहाँ आया? सीजी टेट में आया हुआ है। अगला है गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है। गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है, ये रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक। जातिवाचक तो यहाँ देखिए जो रेखांकित किया गया है वो मीठा है। क्या है? मीठा। ठीक है, अगर गुलाब जामुन रहता तो क्या जाता? गुलाब जामुन जाता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन यहाँ पर मीठा है। तो वैसी चीज़ें जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम खाते भी हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी जो संज्ञा जो किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकें, सिर्फ अपने अनुभव करते हैं, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के लेकर चलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहिएगा तो वैसी संज्ञा जिसमें स्वाद से संबंध हो, जिसमें स्वाद दिया गया हो, तो स्वाद से संबंधित संज्ञा को भी हम लोग भाववाचक संज्ञा में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मीठा। मीठा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मन ही मन प्रश्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। ठीक है, लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लाल पीला मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा आपका? क्रोध करना। अस्ताचल का विलोम शब्द है। अस्ताचल का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण, दक्षिणायन, दक्षिण या उदयाचल। ठीक है, तो अस्ताचल मतलब डूबना, तो उदयाचल मतलब उगना। ठीक है, तो अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होगा। और यह प्रश्न हरियाणा टेट का है। ये किसका है? हरियाणा टेट का ये प्रश्न है। अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। चलिए एक जीके भी हो गया। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। हिजला मेला दुमका में, ये भी जीके के अंतर्गत ही प्रश्न है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन है बताइए? रेखांकित शब्द इसमें कौन है? हिजला मेला है ना, हिजला मेला रेखांकित है। तो हिजला मेला, मेला। ठीक है, तो मेला इसमें क्या हो रहा है? मेला कैसे होता है बताइए? मेला तो यहाँ पर समूह होता है। मेला में क्या होता है? लोगों का समूह होता है, तभी मेला लगता है। ठीक है, एक आदमी से मेला नहीं लगता है। तो मेला मतलब जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह हो, उस संज्ञा को क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको? चलिए याद आ रहा है, आप सभी को याद आ रहा है, सभी को सही है। समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो हिजला मेला जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन रहता है, बस जुड़ने की आवश्यकता है आपका। तो इतना सिलेबस देखिए इजी बन जाएगा ना कि आप देखते देखते टिक करके पास होकर के यहाँ से आइएगा। सब सब्जेक्ट, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को हमने अभी छोड़ दिया है, बाकी सब सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर इसी तरह से कवर अप करवा रहे, चाहे वो CDP का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे SST का हो, चाहे GS का हो। एकदम हंसते हंसते आपको याद हो रहा है। बस अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द केवल जुड़ जाइए और ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो जल्दी जुड़िएगा आप सभी को देखने के बाद। तो ये आपका जो है टस से मस न होना, टस से मस न होना मुहावरा का क्या अर्थ है? कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। ठीक है, टस से मस न होना यानी अपनी बातों से नहीं हटना, अपनी बातों से नहीं हटना, ये मुहावरा का सही अर्थ हो गया। ठीक है, टस से मस होना का ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है। एक बार पंजाब टेट में ये आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है राम, मोहन, रहीम या पुरुष। कौन सा इसमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ये आपका बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। देखिए हमने यहाँ पर आपको जो है संज्ञा का पूरा वीडियो समाप्त कर दिया गया, संज्ञा का पूरा पाठ समाप्त कर दिया गया है। आप सभी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी जल्दी जुड़िए। और यहाँ जितना नोट्स PDF तैयार हो गया है वो आपको अभी तुरंत दे दिया जाता है। और बाकी नए नोट्स और PDF जो बनते हैं उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर तैयारी करवाया जा रहा है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक के यहाँ पर देखा गया है वो है सभी यहाँ पर कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो आप सभी अभी कभी जुड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ अभियान चला के 500 रुपये में ही नोट्स, देखिए 500 रुपये में ही क्या दे दिया जा रहा है आपको? नोट्स भी दे दिया जा रहा है, साथ में क्लास भी दे दिया जा रहा है, साथ में बात करने की सुविधा, और सारा चीज़ लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर करवा दिया जा रहा है। इसलिए जल्दी जुड़िएगा। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है? तो जिससे पूरे जाति का बोध हो,
राम से क्या हो रहा है, राम से एक पर्सनल व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें किसी भी नाम हो, कोई भी नाम हो, तो वो अगर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पुरुष से पूरे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा में गया, पुरुष गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नोट्स परचेज PDF करते हैं वो यहाँ पर पुरुष से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः पुरुष जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा ना, जातिवाचक क्लियर है। देखिए यहीं से 2 प्रश्न हमेशा लोगों को प्रॉब्लम करता है, जातिवाचक को समझना पूरा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसलिए जातिवाचक को बढ़िया तरफ से समझिएगा। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। रोजगार का नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार का तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। यानी आप अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे, जब आप विभिन्न जगहों पर जाएंगे, रहेंगे, तो विभिन्न जगह का अनुभव प्राप्त होगा। विभिन्न लोगों के साथ रहेंगे तो उन विभिन्न लोगों का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी को कहते कि तो आदमी घाट घाट के पानी पी ले हो। लोग कहता है कि आदमी यहाँ घाट घाट के पानी पी के आया है, मतलब सब तरह के काम करके आया है, सब कामें करके आया है। तो उसको क्या होगा, सब काम कर रहा है तो उसको सब तरह के अनुभव प्राप्त हो रहा है कि ना हो रहा है, हो रहा है ना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तरल का विलोम शब्द है, तरल, तरल का विलोम शब्द होगा, ठीक है। तरल का विलोम शब्द है ठोस, अठोस, द्रव या गैस, ठीक है। ये असम टेट का प्रश्न है। ये किसका है, असम टेट का प्रश्न है कि तरल का विलोम शब्द है, क्या है तरल का विलोम शब्द, ठीक है। तो तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। और द्रव का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस होगा, ठीक है। तरल का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा ना। अगला, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है बताना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ था, ठीक है, बिहार टेट में भी आया हुआ था, ये असम टेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था, ठीक है। कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जगह आया है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, स्पर्शवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो बुढ़ापा देखिए वैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है, जिसमें अवस्था को बताया जाता है, या कह लीजिए कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें अवस्था को दर्शाया जाए वह भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, अवस्था को बता रहा है, अतः यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से देखिए यहाँ पर उसी का नोट्स बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। नोट्स देखिए बनाया हुआ इस तरह से, आपको कोई भी मेहनत इतना 500 रुपया में करके नहीं पढ़ाएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना जितना आपको नोट्स, जितना PDF दिया जा रहा है वो समझिए आप लोगों के काबिल तारीफ़ है, जो कि आपको हाथ से बना करके दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चैनल में जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप यहाँ से आपको बता देते हैं, ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और जैक का किताब से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप सभी के लिए देखिए रामबाण काम करेगा, रामबाण काम करेगा ये औषधि के रूप में। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आज ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना, अत्यधिक व्यय करना, ठीक है। देखिए यही प्रश्न जो है आपका किसका है, तो चादर के बाहर पैर पसारना, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा टेट का है। किसका है, उड़ीसा टेट का है, उड़ीसा टेट का है, ठीक है। खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना,
शेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा। अगला है निकास का सही विलोम शब्द है। निकास का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। निकास का सही विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर सीजी टेट का है। किसका है? सीजी टेट का है। निकास का सही विलोम शब्द है बाहर, निर्गुण, प्रवेश या कोई नहीं। ठीक है, तो निकास का क्या होता है? प्रवेश। निकास का उल्टा क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का उल्टा प्रवेश होगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आप सभी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जब भी आप वीडियो को लास्ट करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के पास पहुँच सके और सारे लोग इससे जो है यहाँ पर जेटेट पास कर सके। क्योंकि अभी जो 24,000 देखिए बहाली जो आपकी आनी है, 24,000 बहाल जो आनी है, उसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हो सके, इसके लिए हमारा टीम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहा है। और आप सभी को अवश्य पास कीजिएगा, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए। परीक्षा का 2-3 दिन भी बचता है और वीडियो आपको सजेस्ट करता है, तो यहाँ सारा नोट्स तो बन के तैयार रहेगा, केवल PDF भी देख लीजिएगा तो आप यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे राज्यों के टेट का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाय ना, तो गाय से पूरे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। अगर गाय का यही नाम दे देता लेरुआ, पलटुआ या आपको दे देता संखी गाय, ये गाय का नाम दे देता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल गाय कह रहा है तो ये गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पर्वत है, पर्वत है तो पर्वत क्या हो रहा है? पर्वत केवल कहा गया है तो इसे पूरे पर्वत का बोध हो रहा है, पर्वत जाति का। अगर यहीं पर पर्वत का नाम दे देगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो ये नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। तो जिसका नाम हो गया तो वो चला जाएगा किस में? व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अगर नाम दे दिया तो केवल पर्वत कह रहा है तो ये पूरे पर्वत जाति का हो रहा है। किसका हो रहा है? पूरे पर्वत जाति का हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम धर लिया होता तो यह व्यक्तिवाचक होता। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पंखा। क्या है? पंखा। तो पंखा से पूरे पंखा का बोध हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो होता है पंखा का सभी का नाम दिया हुआ रहता है। पंखा का आज का नाम दिया रहता है। ठीक है, पंखा का नाम दिया रहता है। फिलिप्स का फैन, बजाज का फैन, तो अगर कहता फिलिप्स फैन, बजाज फैन, तो यह होता व्यक्तिवाचक। क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन ओनली फॉर फैन कह रहा है तो यह है आपका जातिवाचक। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी को ना। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है? ये नाम है। हिमालय क्या है? नाम है। किसका? पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत का नाम दिया है, इसलिए हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। हिमालय जो है जातिवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो हिमालय जो है पर्वत का नाम है, यह व्यक्तिवाचक है, इसलिए यह जातिवाचक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट्स क्लियर किया गया है। अगर जो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए नोट्स भी इतना अच्छा देखिए बना करके दे दिया जाता है कि आप बिना वीडियो देखे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो में एकदम समझिए गागर में सागर भरने जैसा आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आप वीडियो सुन करके भी जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा कौन है? इसमें बहुत दिन बाद दिखाई देना जो होता है, इसमें कौन मुहावरा है? तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा है
जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एमपी टेट का प्रश्न है यह, एमपी टेट का प्रश्न यह पूछा गया है और बिहार टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चंचल का विलोम शब्द है, चंचल का विलोम शब्द है। ठीक है, चंचल का विलोम शब्द है जंगम, दंगल, स्थिर, प्रारंभ। ठीक है, चंचल मतलब क्या होता है, वो स्थिर नहीं होता है। चंचल का मतलब क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, उलचुल करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो एकदम स्थिर हो जाएगा। एकदम चंचल का विलोम स्थिर होना चाहिए। और चंचल मतलब होता है अस्थिर, वो आदमी अस्थिर है ये नहीं है, चंचल चुचुहिया है। ठीक है, तो स्थिर होता है, तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। क्लियर, चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। चलिए अगला देखिएगा। सुरेश ने कहा, सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है, आपको बताना है। ठीक है, मनोज है, सुरेश है, जा रहा है, जवानी है, कौन है। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में भाववाचक बताना है। मनोज क्या है, मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह किस में जाएगा बताइएगा आप सभी को, जल्दी जल्दी व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश भी नाम है, तो यह भी जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को। यस यस कहा कीजिए, नो कहा कीजिए, दिक्कत है जिनको। ठीक है, तो इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है, जा रहा है। ये क्या चीज़ है, एक्शन है, किसी कार्य होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है क्या चीज़ है, ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे बच्चा जवानी, जवानी क्या बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिसमें कोई अवस्था बताया जाएगा, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नौजवान हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, ये सभी क्या बता रहे हैं, अवस्था को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अवस्था को बता रहे हैं। तो जिसमें कोई भी अवस्था को बताया जाएगा सीधे उसको भाववाचक में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा, भाववाचक में डालिएगा। भाववाचक से अब तक सबसे अधिक संज्ञा से अगर प्रश्न पूछा है तो किस सेक्टर से पूछा है आपको बता देते हैं, वो जातिवाचक से पूछा है और भाववाचक से पूछा है। सबसे अधिक अभी तक का आने वाला प्रश्न में जातिवाचक भाववाचक को ही लिया गया है। और आपको जातिवाचक भाववाचक जरूर कंप्लीट हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर नोट्स जो पीडीएफ परचेज करते हैं, जिनको पीडीएफ दिया जाता है, ये है। देखिए अभी तो आपको सबसे कम दाम पर, आप किसी भी चैनल पर जाइएगा, सबसे कम दाम यदि किसी का है तो वो मेरा है। देखिए इसमें कितना सब्जेक्ट हम करवाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और जीएस, 4 सब्जेक्ट। बहुत जगह तो लोग एक सब्जेक्ट का 500 ले रहे हैं। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिनका एसएसटी है उनका एसएसटी भी, जिनका साइंस है उनका साइंस भी। तो अभी तो 6 to 10 का आपको पूरा कवर अप यह कर दिया गया है, लेकिन अब देखिए आगे सिलेबस को क्या संशोधित करता है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा चीज़ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक ये नहीं है, सब सिलेबस पर बना हुआ है। अब देखिए आपको थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार न हो, उद्वार होना, व्यंग्यवचन बोलना। ठीक है, थाली का बैगन होना। तो आप देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये असम का प्रश्न है, ये असम में पूछा गया था। हम लोग क्या करेंगे, थाली में अगर बैगन रख देंगे तो क्या होगा, कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा। ठीक है, मतलब वो क्या है कि अपना उसका कुछ विचार नहीं है कि हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। ठीक है, तो थाली का बैगन होने का मतलब क्या होता है, तो जिसका अपना कोई विचार नहीं है उसको हम लोग कहते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, आपको बताना है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अल्प, सर्वायु, मोक्ष या अल्पायु। ठीक है, दीर्घायु का विलोम शब्द है, ये यूपी टेट में था और ये सीजी टेट, 2 जगह ये प्रश्न मिल गया है। ठीक है, तो दीर्घायु मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबा आयु हो, बहुत ही लंबा आयु को वाले को दीर्घायु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है बहुत ही लंबा आयु, तो उसका विलोम क्या होगा, बहुत ही कम समय तक रहने वाला को क्या कहेंगे।
तो बहुत ही कम समय तक रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पायु कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्पायु, अल्पायु।